नमस्कार दोस्तों। बात मुलाकात के इस खास सीरीज में लेकर आए हैं हम एक खास वार्ता उत्तराखंड की विशेष स्वयंसिद्धा मीरा आर्या जी के साथ। मीरा आर्या जी, आज के इस सीरीज में आपका बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपसे जो बातचीत हो रही है उससे देश भर की हमारी महिला मित्र जो हैं वो उत्तराखंड की महिला संस्कृति को कुछ बेहतर तरीके से जान और समझ पाएंगी। तो नमस्कार आपको। पहला उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने हमको चुना स्वयं सिद्धा सम्मान के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आपने हमको रिकॉग्नाइज़ किया और धन्यवाद करते हैं हम आपका दिल से। मीरा आर्या जी, बिंग वुमेन जो हमारी संस्था है उसका हर साल हम लोग एक स्वयं सिद्धा सम्मान का आयोजन करते हैं और उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। स्वयं सिद्धा शिखर सम्मान जो देश भर में हर एक विधा में किसी एक विशिष्ट महिला का सम्मान होता है। स्वयं सिद्धा सृजन सम्मान जिसमें हर एक राज्य से एक एक विशिष्ट महिला जो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अच्छा बेहतर कर रही होती है उनका सम्मान होता है। नव सृजन सम्मान जो बहुत कम उम्र में कुछ महिला या लड़कियों ने अपनी विशेष पहचान बनाई होती है उनके लिए। वरिष्ठ नागरिक सम्मान भी होता है कि 60 वर्ष से अधिक की कोई महिला जो बहुत सक्रिय हैं या कुछ भी बहुत अच्छा कर रही हैं उनके लिए वो सम्मान होता है। और एक हमारा इंटरनेशनल अवार्ड होता है प्रवासी सम्मान। तो उसमें हम भारतीय मूल की किसी भी ऐसी महिला को सम्मानित करते हैं जो विदेशों में लगातार रहते हुए भारतीय संस्कृति को वहाँ मतलब पुनर्जीवित कर रही होती हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रही होती हैं। तो ये एक हमारा उद्देश्य है कि देश भर की स्त्रियों का एक जगह एक ऐसा मंच हो जहाँ बहनापा हो, जहाँ अपनत्व हो, जहाँ एक दूसरे को देखकर प्रेरणा लेने और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक माहौल हो। तो आपकी जब प्रोफाइल आई थी हम लोगों ने देखा था और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारी जूरी ने चयन किया। निश्चित तौर पर आप इसके हकदार हैं, इसीलिए। और जहाँ तक हम लोग आपके विषय में जानते हैं, पर दर्शकों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मीरा आर्या ऐसा क्या करती हैं कि उनको उत्तराखंड की महिलाओं में इस तरह से एक चर्चित चेहरे के रूप में जाना जाता है और उनके उद्देश्य जो हैं वो खासकर उत्तराखंडी महिलाओं के प्रति क्या हैं। तो मीरा जी, आप मुझे पहले तफसील से ये बताएं कि बचपन से अभी तक का कि आपका जो एक परिवार रहा, जो आपका मायके रहा, और आपको कब ऐसा लगने लगा कि आप किसी तरह की सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी रखती हैं और मतलब किस समय आकर आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ आपकी भी एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो अपनी इस सारी हमारी एक स्वयंसिद्धा की खास सीरीज होती है सफ़र आम से खास। तो आजकल हम बात मुलाकात के दरमियान ही सफ़र आम से खास का साक्षात्कार ले लिया कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि मीरा आर्या का सफ़र आम से खास की ओर कैसे बढ़ा। बस बोलते हैं कि बचपन से ही हमने ये सब देखा। मेरे पिता श्री एन.आर. आर्या जी महिला पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं अब। माता जी गृहिणी हैं, मनोरमा देवी नाम है उनका। और मेरे पति स्वर्गीय श्री भूपाल राम जी साइंटिस्ट थे अभी जूलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट में। तो माता पिता को बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सेवा भाव उनका समाज के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया और हमेशा ही लोगों की मदद करने की तत्परता, उनको देख के हम बड़े हुए हैं। तो मेरे मन में तो कहीं ना कहीं ये था। और ख़ासकर दानपुर की हूँ मैं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है दानपुर एक इलाका, वहाँ की मैं हूँ। और वहाँ पे थोड़ा सा एक कटाक्ष ये होता था कि दानपुर को पिछड़ा इलाका माना जाता था। अच्छा। वो बचपन से हम सुनते आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक उपहास का विषय होता था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे बचपन से आज तक मेरे मन में था कि शायद इसीलिए आपने अपनी संस्था का नाम दानपुर म्यूजिक रखा है। जी इसीलिए दानपुर इसीलिए रखा है ताकि मेरा दानपुर एक समृद्ध, अगर देखा जाए कल्चर की एक्टिविटी में बहुत ही समृद्ध है। बहुत सीधे साधे लोग हैं वहाँ के, सज्जन लोग हैं, अतिथि देवो भव के कदमों में चलने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ वहाँ पे अभाव है, अभी भी सारी चीज़ों का अभाव है स्कूलों में, और शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी। सड़कें नहीं है अभी पूरी तरह बनी हुई। तो
एक ललक मन में ही थी कि मैं दानपुर के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वहाँ के लिए मैं कुछ करूँ। तो कहीं ना कहीं अब जाके मेरा सफ़र 2015 से सफ़र की शुरुआत की और रजिस्ट्रेशन किया पंजीकृत एक समाज सेवी संस्था के तौर पे। और वहीं से मेरा मन हुआ कि मेरे ख्याल से शायद आप उत्तराखंड गीत संगीत को भी काफ़ी गीत संगीत शुरू बढ़ावा हुआ। देती मेरे रिलेटिव थे, वो थोड़ा सा बहुत टैलेंटेड थे, गांव से जुड़े हुए लोग थे, पर उनका कहीं ना कहीं एक मंच पर नहीं पहुंचे थे। तो एक मन में शुरुआत वहीं से भी, मैं एक आमतौर से गृहिणी थी, पहले ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में मुझे कुछ करना है। तो उनके लिए मैंने सोचा कि हम सब हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ा सकते तो क्यों ना करें। तो फर्स्ट एल्बम 2015 में स्वर्ग भरी माया निकाली, जो दानपुर में ही शूटिंग करवाई, और हमारे जो बच्चे थे उन्होंने ही गाना गाया, उन्होंने सारा कुछ वहाँ पे शूट कराया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके फिर रजिस्टर करी संस्था सरकारी में, ये दान संस्कृति विभाग में। तो अब मेरी टीम पिछले 10 साल से लगी हुई है काम करने में। तो आपका मूलतः काम जो है वो दानपुर के जो लोक संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनके साथ हाँ, होता उनके है। साथ है। जी। लोक संस्कृति को बढ़ावा देना, प्लस जो अभाव में हैं, खासकर जो बच्चे जिनको स्टेज नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उनको स्टेज देना ही मेरा वैसे मकसद है। प्रतिभाशाली कलाकार जो किसी वजह से बड़े मंचों तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें बेहतर मंच दिलाने का बड़ा ही पुनीत कार्य करती हैं मीरा आर्या जी। अच्छा मीरा आर्या जी, जैसा कि अभी हम लोग आपको देख रहे हैं, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और मैं जानती हूँ, चूँकि काफ़ी लंबे समय से मैं भी उत्तराखंड में हूँ, तो ये एक विशेष पारंपरिक उत्तराखंडी वेशभूषा है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार दर्शकों को ज़रूर बताएं कि ये जो आपने पहना है इन सब का नाम क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को परिचित कराएं। मेरे मन में एक चीज़ है कि हम लोग कितने गांव से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। तो कहीं ना कहीं उसको, संस्कृति को पकड़ के चलना। अब मैंने एक मुहिम चला रखी है कि हम, चाहे आपकी जो भी वेशभूषा है पुरातन काल की, चाहे धोती पहनते हो, चाहे साड़ी पहनते हो, चाहे घाघरा पहनते हो, एक एक ड्रेस आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। तो इसलिए शुरुआत मैंने सलाह देने से अच्छा पहले खुद से शुरुआत करी। सबसे पहले अपने लिए बनाई, और ये घाघरा है हमारे दानपुर का घाघरा। अच्छा, तो इसे भी घाघरा ही बोलते हैं? घाघरा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, घाघरा बोलते हैं। इसमें एक लेस लगी होती है, बाकी सिंपल रहता है। ब्लाउज पहनते हैं, ये वास्कट है ऊपर, ये ब्लैक कलर का वास्कट है। और ये आपने ये पिछौड़ा है हमारा, ये पारंपरिक है। ये हमारे यहाँ ये विवाह में वर की तरफ से आता है, सुहागन के तौर पर पहली बार तभी पहनते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हमेशा ही शादी ब्याह है, पूजा पाठ है, उसमें सारे चीजों में पहनते हैं। शुभ कार्यों में हमेशा ही पहनते हैं। अच्छा, ये जो गले में आपने ये है गलोबंद है। ये उत्तराखंड का जो पहले, अब तो हार लोग पहनने लगे लोग, पहले गलोबंद था, पहुंची था, ये सब आभूषण बड़े सुंदर सुंदर आभूषण थे। तो कहीं ना कहीं मेरा झुकाव उनकी तरफ ज्यादा है। ताकि मैं शुरू करूं तो शायद नई पीढ़ी भी देख देख के कुछ पहने, कुछ सीखे। ये एक बहुत सुंदर बात कही मीरा आर्या जी ने कि हर एक किसी की वार्डरोब में उसके परंपरागत पुराने ज़माने वाले जो एक परिधान चलते थे वो होने चाहिए, फैशन के लिहाज से भी होने चाहिए। कि वैसे बहुत से पोशाक जो अब चलन में नहीं हैं, लेकिन उन्हें स्मृतियों में जिंदा रखा जाए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तरह की चीज़ है। जैसे कि हम म्यूज़ियम में देखते हैं पुरानी चीज़ों को, तो इनका कहना है कि हमारे वार्डरोब में भी इस तरह की उपस्थिति होनी चाहिए। खाली म्यूजियम नहीं, प्लस शादी ब्याह हो, कुछ हो, एक फंक्शन में आप पहनो जरूर। चाहे आप महिला संगीत में पहनो, चाहे हल्दी हाथ में पहनो, एक दिन आप जरूर अपने पारंपरिक ड्रेस को पहनो, और अपनी लोक कला संस्कृति इन सब के बीच में एक गर्व के साथ रहो। बिल्कुल। और ये महसूस करो कि हाँ, ये जो चीज़ है ये एक अलग सी चीज़ है। चूँकि भारत को कहा जाता है कि इतनी सारी भिन्न भिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ ये देश है। तो ये बात इन्होंने सच में बहुत अच्छी कही। और मुझे याद है कि उत्तराखंड में एक बार जब हमने ONGC के सभागार में आयोजन किया था, तो रेशमा साहा गायिका आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही परिधान पहना था। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे आयोजन में इसी तरह की पारंपरिक वेशभूषा में आए। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं मीरा आर्या जी के
गांव से शहर में आने के बाद, राज्य की राजधानी में आने के बाद आपने क्या महसूस किया? जैसे एक जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं हैं, पहला तो आप मुझे ये बताएं कि चूंकि आपने कहा कि वो क्षेत्र जो था वो थोड़ा पिछड़ा था, तो वहाँ पे महिलाओं की किस तरह की स्थिति है? और पहले और अब में, जब आप यंग हो रही होंगी, टीनेज में होंगी, उस वक्त आपने कुछ और स्थिति देखी होगी महिलाओं की, अभी कुछ और देख रही हैं। तो ये जो सुदूर के पर्वतीय इलाके हैं, जो कम विकसित क्षेत्र हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह का है? आप क्या देख पा रही हैं? डेवलपमेंट अभी भी अधूरा है, अभी भी बहुत कुछ डेवलप होना है। और महिलाओं के लिए मैंने और जगह देखा, राजस्थान वगैरह में तो महिलाओं को शायद काम उतना नहीं कराया जाता है, पुरुष ही वर्ग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, महिलाओं को अंदर पर्दे में ही रहती जी, हैं। पर मैं ये देखती हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज्यादा हाँ, पर्वतीय मेहनती क्षेत्र में हैं, महिलाएं बहुत ही आगे उद्यमी रहती हैं। हैं। जी, मैंने सब इसको आगे, देखा बल्कि है। आजकल क्या है, पुरुष बाहर काम करते हैं, महिलाएं सारा खेत जोतना है, घास लाना, लकड़ी, मतलब सारा और ऑल टू ऑल शिक्षा काम। का स्तर क्या रहा है मेरा शिक्षा जी? का स्तर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे ठीक धीरे हो रहा मतलब है। डेवलप हो रहा है, क्योंकि अब लोग अच्छा, जो आपके पारंपरिक गायन वादन नृत्य हैं, इसमें अब की इस नई पीढ़ी की लड़कियों की अभिरुचि किस तरह की है? क्या आपको लगता है कि वो लोग अपनी रुचि लोक संस्कृति को बिल्कुल अब धीरे धीरे करके वापस लौट रहे हैं लोग। वापस लौट जो रहे हैं? पहले हम ये गोलोवन नहीं पहनते थे, अब शादी में सब जगह देखेंगे आप। अच्छा। मैंने तो चांदी का पहना है और सोने का भी पहनते हैं, अब हाथों में पहनते हैं, सारा कुछ वापस पुराना फैशन समझिए वो लौट के आ रहा है। कहीं ना कहीं ये परंपरा जो है वापस आ रही है, तो अच्छा भी लग रहा है मुझे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम लोग विशेष कार्य करते हैं, एकल महिलाओं पे हमारे ज़्यादा काम होते हैं, तो जो आपके यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की अगर एकल महिलाएं हैं जो किसी वजह से विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या अविवाहित ही रह गई, तो एकल महिलाओं की क्या स्थिति है यहाँ? वहाँ पे एक तो क्या है, एकल महिलाएं एकल नहीं रहती हैं, वो भी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो अच्छा। ऐसा सुरक्षा की भावना वगैरह कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सुनी कि यहाँ एकल महिलाएं भी एकल नहीं रहती, वो एक संयुक्त परिवार में रहती हैं और सुरक्षा, और मेरे ख्याल से एक अभी भी है जो मानवता, हाँ जी, गाँव में तो अभी भी उन्हें जीवित इस है। तरह का एक भय जो है वो नहीं रहता है कि मेरा क्या होना है, मुझे क्या करना है। सभी लोग अच्छा। हमारे यहाँ, बल्कि जी। खुद के हमारे रिलेटिव ऐसे हैं, एकल महिलाएं हैं, जैसे उनके हस्बैंड पहले गुजर गए या कोई नहीं है, तो चाहे बीमार भी हैं तो सारे लोग पैसा इकट्ठा करके उनको इलाज कराएंगे, या बेटी की शादी है तो उसमें थोड़ा मैंने दे दिया, थोड़ा आपने। अच्छा, ये जो घरेलू हिंसा वाले मामले विशेषकर महानगरों में बहुत ज़्यादा केस हमारे पास आते हैं, और शिक्षित जो दंपत्ति हैं, जो दोनों नौकरी पेशा हैं, उनके बीच भी बहुत सारे विवाह के बाद वाले तनाव देखने को मिलते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा है शादी के संबंधों में? वहाँ स्त्रियाँ किस हद तक एक अधिकार को महसूस करती हैं, या उनकी स्वायत्ता जो है वो किस तरीके की है? स्वायत्ता तो ठीक है, वहाँ पे एक कामकाजी महिला के तौर पे तो है ही वो, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उन पे कोई दबाव पड़ता है या कोई चीज़ें हैं, अपने आप में स्वावलंबी रहती हैं, अर्निंग पति करते हैं और वो अपना गृहस्थी चलाती हैं, और वैसे शांति का माहौल है हमारे उत्तराखंड में, भगवान की दया से। मतलब आपके यहाँ पे घरेलू हिंसा की बहुत कम वारदात है। ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ही एक शुभ बात है कि यहाँ पे घरेलू हिंसा जो है वो लगभग नगण्य है, काफ़ी कम है। इवन देन गरीबी भी देखिए, हमारे यहाँ पेट का भूखा कोई नहीं मिलेगा आपको, छत होगी उसके सर पे, सारा कुछ होगा, बस थोड़ा पैसों की कमी होगी, बाकी अन्न की और छत की कमी नहीं होगी, अन्न और छत की कमी नहीं होगी, पहाड़ों में और आप इस वजह से महिलाएं अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करती हैं। इससे आर्थिक रूप से, अरे आर्थिक रूप से सुरक्षित भी नहीं है, तब भी कह तो रही हूँ मैं, बेटियों की शादी होगी, उनकी नहीं है कमाने वाला, सारे लोग मिलजुल कर, थोड़ा आपने दिया थोड़ा मैंने, तो मिलजुल कर करा देते हैं शादी। ऐसा नहीं उनको मांगने की जरूरत या कुछ करने की जरूरत होती है ज़्यादा। मतलब सामाजिक ढांचे में अभी भी काफी मानवता है, मानवता है, ये चीजें हैं। एक बड़ी जबरदस्त कहावत बाहर में है पहाड़ों के लिए कि सूर्य अस्त पहाड़ मस्त। तो एक बात है कि ये माना जाता है कि यहाँ के पुरुष जो हैं वो ज्यादा मदिरा पान करते हैं, तो क्या उससे महिलाएं अपने आप को थोड़ा असुरक्षित या तकलीफ में महसूस करती हैं? तो पहाड़ में खो चाहे कहीं भी खो, अगर पुरुष मदिरापान कर रहा है तो सारा परिवार तो हिल जाता है, वो तो है ही है। वो तो कहीं ना कहीं धन की कमी, अन्न की कमी वो इसीलिए हो जाती है कि तो जो है अभी भी। का माहौल कैसा है?
ठीक है, अभी उतना लोग थोड़े क्या जागरूक हुए हैं, उन्होंने इसको कम किया है कि नहीं? कम भी कहाँ, जो पीने वाले हैं वो तो अपना तो करेंगे ही, अपना जो अच्छा। है उनका पीने का जी। सिस्टम वो चलेगा ही, चाहे कितना भी रोक लें कितना भी टोक लें वो तो चलता ही है। अच्छा, मतलब वो हाँ। यहाँ के लोकाचार का एक अंग है और उसमें, हम्म। लेकिन उससे कोई विशेष परेशानी वो खड़ा नहीं करते। परेशानी कभी होती भी है कभी नहीं भी होती है, क्योंकि अच्छा। ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो खराबी में आ जाती जी, है। जी। लिमिट का हो तो वो खराबी में लिमिट नहीं का हो आती तो कि चलो, खराबी में है नहीं ना। आता। जी। हाँ अच्छा, मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगी कि जो आपकी संस्था है, जी। दानपुर संस्था, तो उसको बनाते वक्त किस तरह के विचार आपके मन में आए और मतलब उसका उद्देश्य क्या रहा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। दानपुर लोक कला सांस्कृतिक संगम बनाने का पहला उद्देश्य इतना ही था मेरा कि कोई भी काम करो एक धरातल पे एक सशक्त तरीके से करो, ये मेरा पहले से जी, अभी तक का जी। उद्देश्य यही जैसा रहता आपने है कहा कि आप हमेशा वहाँ के ही। स्थानीय कलाकारों को कुछ हाँ बेहतर जी। मंच दिलवाना चाहती थी, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि संस्कृति विभाग की ओर से ये उस तरह के कलाकारों को निरंतर वर्ष भर में कई जगह के मंचों पर भिजवाती हैं, और एक जो भी छोटा बहुत मानदेय सरकारी तरफ हाँ से जी, मिलता है मिलता वो है। मुहैया कराती हैं। बिल्कुल तो मतलब इनकी संस्था जो है वो एक जरिया है जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी एक छोटी छोटी रोजी रोटी भी बिल्कुल पाते हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। अच्छा मीरा आर्या जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि बिंग वुमेन संस्था को अपना प्रोफाइल भेजते वक्त आपको क्या महसूस हुआ, और आप संस्था के बारे में क्या फील करती हैं? सबसे पहले बीइंग वुमेन संस्था का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज किया या मेरे को उस लायक समझा कि मैं काम कर रही हूँ अपना, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमको, हाँ उससे हमको एक साहस तो मिलता है, एक कहीं ना कहीं हमको शाबाशी कोई दे तो एक अच्छा फील जी, तो होता जी, ही है। जी। और एक रिनॉर्ड संस्था है आपकी, एक प्रतिष्ठित संस्था है पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं हम गर्व महसूस होता है कि हमको उस संस्था ने आपने चुना और आपकी संस्था ने चुना। और एक महिला होने के नाते आप एक सशक्त महिला हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक उदाहरण है, और मैं भी आपको कहीं ना कहीं फॉलो करती हूँ कि जैसे आप अच्छे काम कर रहे हैं मैं भी कहीं ना कहीं आपके नक्शे कदमों पर चल पाऊँ, थोड़ा भी चल पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। हाँ, और क्या बहुत बहुत शुक्रिया इस धन्य बात के समझूंगी, लिए। क्योंकि मैंने देखा है टैलेंट होता है लेकिन उतना नहीं निकाल पाती हैं। कहीं ना कहीं आप जो संघर्ष कर रही हैं, मैं जो संघर्ष कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ, मैं तो अभी शुरुआत है, मैं जानती हूँ कि आपका क्या संघर्ष रहा होगा या जो कर रही होंगी अभी भी रहा है या चल रहा होगा, लेकिन उसके पीछे उसके आगे जो आपका नाम है, प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं वो बहुत एक इनामी समझ लीजिए, एक प्रतिष्ठित है। और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, आपकी संस्था द्वारा हमको सम्मान दिया जा रहा है। धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। इसके लिए आपका भी धन्यवाद मीरा जी, आपने इतने अच्छे शब्दों में इस तरह से आभार प्रकट किया। मूलतः देखिए हमारा उद्देश्य यही होता है, हम लोग ये चाहते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्र में हर एक राज्यों में बहुत सी महिलाएं, जैसे आपने कहा कि आप उन कलाकारों को ऊपर लाना चाहती हैं जिन्हें बड़े मंच नहीं मिलते, उसी तरह से हमारी कोशिश ये होती है, हमारी संस्था का एक उद्देश्य ये होता है कि हम उन ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के सामने लाएं। इस इंटरव्यू का भी एक मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, देखें, जानें, और वो समझ पाएं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी आपके पीछे आर्थिक बैकिंग हो, या आपको एक परिवार का बहुत बड़ा पीछे से एक नाम हो। एक बैकिंग सपोर्ट के बिना भी कोई महिला अगर खुद से कुछ भी अच्छा कर रही है जज्बा, तो जो ये जज्बा जी, का होना वो ज़रूरी जज्बा है। होना ज़रूरी बिल्कुल। है, और उस जज्बे को प्रमोट किया जाना ज़रूरी जी है। जी। तो इस वजह से हमारी कोशिश मूलतः ये होती है कि वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हुई हैं, मतलब जो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जगह के मंचों पे उन्हें ही बस बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन कम फोकस्ड महिलाओं की ओर जाएं और उनको वहाँ से निकालें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देश दुनिया को दे सकें, ताकि उससे एक आप लोगों का भी आत्मबल बढ़ता है। बिल्कुल, और ये आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो एक सही चीज़ है, इससे मेरी एक पहचान है, तो ये एक उद्देश्य है। दूसरी चीज़ क्या है कि चूँकि देश भर की महिलाएं जो हमारा आयोजन होता है तो उसमें मिलती हैं, तो ये एक बहनापे वाला, सिस्टरहुड वाला
माहौल रहता है और इसके अलावा एक परिवार सा माहौल रहता है कि हमारी महिलाएं ये जानती हैं कि हम इतने सारे लोग हैं संस्था से जुड़े हुए। आप अगर उत्तराखंड में हैं, हो सकता है कि हमारी कोई आसाम की महिला उत्तराखंड घूमने आई हो, वो अचानक किसी दिक्कत में हो तो सबसे पहले आपको फ़ोन करेगी। मतलब वो निश्चिंत रहती है कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं वहाँ हमारी कुछ साथी, कुछ मित्र, कुछ बहनें हैं जो किसी भी ज़रूरत के वक्त पे हमारे साथ होंगी। तो इस तरह से हर एक खुशी और दुख इन दोनों के वक्त में एक मजबूत साथी के तौर पर एक दूसरे को जानने समझने के लिए समझिए कि ये एक आयोजन होता है जहां हम लोग एक बहुत ही अच्छे और हार्दिक तरीके से परिचित होते हैं एक दूसरे से और एक लंबे संबंधों में आगे तक चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपने कहा कि मैं समझ रही हूँ कि शायद पिछले साल आपके पति का देहांत हुआ है, उसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन उसके बावजूद अपने तीनों बच्चों को आप बहुत ही लगन के साथ वो सब कुछ करने का मौका दे रही हैं जो उनके पिताजी चाह रहे थे। और अभी फ़िलहाल एक एकल महिला होने के नाते हर एक तरह के संघर्ष ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक स्तर के ही हों, छोटी बड़ी चीज़ों के लिए भी जब कोई महिला एकल होती है तो उसकी अलग चुनौतियाँ होती हैं, उसके अलग संघर्ष होते हैं। तो ये सब कुछ आप कर रही हैं, तो क्या कभी आपको अब ऐसा महसूस होता है कि शायद आप थक रही हैं, या कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ जैसा मैं चाहती हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है मेरे को। एक तो मेरा ज़िंदगी का नज़रिया क्या है, पॉजिटिव रहती हूँ मैं। ये बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस बात है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भरी हुई है, कूट कूट कर। मैं ज़ीरो में भी आ जाऊँ या बहुत ज़्यादा उसमें भी हूँ, लास्ट में सोचती हूँ एक कोना, एक तिनका मेरे को मिल जाए, उससे मैं उठ के खड़े हो जाऊँ। ये एक बहुत ही कोटेशन की बात है कि मैं जीरो में भी रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक आखिरी कोना, एक तिनका जो है वो मेरे लिए हो बस जाए। वो सहारा, वो भी एक काफ़ी है। ज़बरदस्त सकारात्मकता जो है वो उसी इनके से मैं अंदर खड़ी है, हूँ, मैं एक उसी जिंदा से। दिली जो है वो है, और वही किसी भी महिला को सशक्त महिला बनाती है। तो मेरा ये पूछने का सिर्फ उद्देश्य ये था, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो एक हंसती मुस्कुराती मीरा आर्या हमारे सामने है वो वास्तव में अंदर से कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अचानक के इस सवाल में आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हाँ, मीरा आर्या उतनी ही सशक्त है, उतनी ही जिंदा दिल है जितनी कि वो अपनी प्रोफाइल में दिखती हैं, अपनी बातों में दिखती हैं, वो अपने निजी जीवन में भी ठीक वैसे ही हैं। मीरा आर्या जी इतने सालों तक, 15 से अभी तक 7 साल आप लगातार अपने कामों में लगी हुई हैं। इस बीच में कोई कभी ऐसा आपको लगा हो जब आपकी हिम्मत टूट रही हो, या आपको लगा हो कि अब मैं इस चीज़ से पीछे पलट जाऊं, क्या कभी कोई ऐसा मौका आया? पलटने का तो कभी भी नहीं सोचा, पर डिफ़िकल्टीज बहुत आई। बहुत डिफ़िकल्टीज हमारे अपनों ने ही कहीं ना कहीं हमको पीछे खींचने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर क्या है, मेरा वही पॉजिटिव एटीट्यूड काम आया। वहाँ पर मैंने कहा ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, शुरुआत हो सकती है। सूर्य एक बार अस्त होता है, दूसरे दिन सुबह फिर खिलता है। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवनेस मेरे काम आई, और जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऐसी विपरीत विषम परिस्थिति में आई, वहाँ पर मैं और ज़्यादा मजबूती से बाहर निकल के आई। कहीं ना कहीं मैंने वो चैलेंज मिला, एक प्रकार से मुझे वो चैलेंज मिला उनकी तरफ से कि अब क्या, तो अब क्या, मैंने कहा अब मैं करके दिखाऊंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब क्या, तो मैं अब ये करके दिखाऊंगी। करके दिखाना ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि दानपुर म्यूजिक संस्था की संस्थापक मीरा आर्या बिग वुमेन संस्था के लिए भी उत्तराखंड में उसी तरह से प्रयासरत रहेंगी और एक हमारी बहुत समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आगे हमारे अपने उद्देश्यों को लेकर यहाँ काम करती रहेंगी। जैसा कि उन्होंने लगभग हम 2-3 सालों से संपर्क में हैं एक दूसरे के, और उन्होंने हमेशा इस विश्वास को पुख्ता किया है। और उत्तराखंड की महिलाओं में अगर जिस किसी को भी ऐसा लगता हो कि वो बिग वुमेन संस्था से जुड़ना चाहती हैं तो निश्चित तौर पर वो चाहें तो मीरा आर्या को संपर्क कर सकती हैं। वो हमारे बारे में जो भी जानकारी चाहें वो ले सकती हैं। और मैं इनको अपनी एक स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ देखती हूँ। मेरे लिए बहुत सुखद है कि इस राज्य में मेरे मजबूत कंधों के रूप में कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और ये लोग निरंतर हमारी संस्था को पुष्पित पल्लवित करने में लगी हैं। और मीरा आर्या जी, एक बस और छोटा सवाल ये कि अब आगे के सपने आपके क्या हैं, और आप अपने आप को अब और किस तरीके से और
किस रूप में देखना चाहती हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही रहूँगी, जहाँ तक है मेरा जीवन भर यही जी, उद्देश्य है, क्योंकि जो इसमें सुकून है वो किसी और चीज़ में मुझे कभी भी नहीं लगा। जी, कहीं न कहीं स्वार्थ से आदमी काम करता है तो वो एक हद तक सफल होता है, उसके बाद नहीं होता है। मैं निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं ईश्वर मेरे को दे रहा है। मैं इस बात को मानती हूँ और आगे भी देगा, ये भी मैं मानती हूँ। ईश्वर से मैं मन ही मन वही बोलती हूँ, जितना आप मुझे दोगे उतना मैं लोगों का हाथ पकड़ूँगी। हाँ, ये एक कहीं न बहुत कहीं। अच्छी बात है कि आप मुझे जितना दोगे हुँ, ईश्वर, आप मुझे जितना दोगे, हुँ, मैं उतना ज़्यादा ही दूसरों को दे पाऊँगी। तो ये बिल्कुल। एक जो है आंतरिक सेवा भाव वाली भावना, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे सुकून मिलता है। बहुत सुकून। मैंने अपने इतने लंबे करियर में जी। जितनी भी सोशल एक्टिविस्ट को देखा है, हुँ, अमूमन बिल्कुल यही बात अंदरूनी तौर पर सबके ज़हन में होती है। हुँ। सब जो कुछ भी ये हम लोग महिलाएँ कर रही होती हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि ये करके हमें सुकून मिल रहा है। बिल्कुल, ये सुकून के तो लिए मैं करती जी, हूँ। स्वार्थ से करो तो वो सेवा नहीं है फिर। वो सेवा नहीं सेवा है। नहीं है वो। तो इतनी अच्छी बातें आज हमने सुनी मीरा आर्या जी से, और बहुत जल्द हम अपने आगामी स्वयं सिद्धा सम्मान समारोह में मीरा आर्या जी से रूबरू होंगे। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ ये बहुत ही पॉजिटिव सार्थक बात जो है, ये जो एक वार्ता है, ये आपको बहुत पसंद आई होगी। हम ये चाहेंगे कि आप इस बातचीत को सुनकर अपनी जो भी कमेंट्स हैं, आपकी जो भी राय है मीरा आर्या के बारे में, वो हमें ज़रूर दें। हमारी संस्था से के बारे में कोई जानकारी आप चाहें या मीरा आर्या के बारे में चाहें, तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें। और मीरा आर्या जी, एक बार फिर से बहुत आभार कि हमने एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे को ज़्यादा समझा। आगे के वर्षों में हम कुछ और भी बातों को एक दूसरे से साझा करेंगे। फ़िलहाल ये एक खूबसूरत साक्षात्कार या वार्ता इसे कहिए, हम इसे अब समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, और फिर जल्दी मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ। तो बात मुलाकात की इस खास वार्ता के लिए मीरा आर्या जी, आपका एक बार फिर विशेष धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप अपने धन्यवाद हमारे आपका, दर्शकों को बहुत-बहुत जाते धन्यवाद। जाते कोई भी एक मैसेज, अभी तक आपके जितने भी कोटेशंस थे वो बहुत ही अच्छे थे, फिर भी आप एक कोई मोटिवेशन बात नहीं है, कह के जिंदगी के जाएं। अनुभव हैं। जी, जिंदगी के अनुभव हैं, ठोकरें बहुत खाई हैं। और जहाँ आप काम करोगे, चाहे समाज सेवा कर रहे हो, वहाँ पर आपको टांग खींचने वाले ज़रूर मिलेंगे। और उनका फिक्र नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। जो आपका उद्देश्य है उसको पूरा करिए, आंखें बंद करके पूरा करिए, किसी की नहीं सुननी है। और यही मैं आपसे भी कहूँगी, आप मेरे आदर्श हैं। कहीं ना कहीं आपको देख के मैं सीख रही हूँ चीज़ें, इसीलिए मैं आपका सानिध्य में हमेशा ही रहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं महिला के तौर पे, खासकर मैं एक महिला, दूसरी महिला के तौर पे आपको एक आदर्श इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि जितना महिलाओं पे सशक्तिकरण होता है उतना पुरुषों में नहीं होता है। जितनी सहन शक्ति, चाहे प्रेम, चाहे भावनाएं जितनी महिलाओं पे होती है उतना पुरुषों में नहीं होती है। पुरुष मुझे क्षमा कर दें, लेकिन खड़ी हो जाती हैं वो चीज़, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में होंगी, हाँ, है ना। कितनी भी विषम परिस्थिति में महिलाएं मजबूती से खड़ी हो जाती हैं। तो अभी आपने सुनी दो सशक्त औरतों के बीच की बातचीत। उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारे संस्था से जुड़ी और बाकी जगहों से आई बहुत सारी महिलाओं की इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुँचा सकें। शुक्रिया, धन्यवाद। आभार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।